नमस्कार, मैं BS चंदेल, सीनियर ऑडिट अफसर। आज मैं पंचायत राज की लेखा परीक्षा किस प्रकार करते हैं उसके संबंध में मैं बताऊंगा। पंचायतों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का समुचित एवं नियमों के अनुरूप जनहित में सदुपयोग सुनिश्चित करने और व्यय पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के उद्देश्य से पंचायतों की लेखा परीक्षा किया जाता है। इस दृष्टि से ही तीनों पंचायतों की लेखा परीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा दो तरह की होती है, बाह्य लेखा परीक्षा और आंतरिक लेखा परीक्षा। बाह्य लेखा परीक्षा महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वारा की जाती है, जबकि आंतरिक लेखा परीक्षा राज्य सरकार के इकाई द्वारा की जाती है। पंचायती राज विभाग के 3 स्तर हैं: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तीनों पंचायतों में जो लेखा परीक्षा की जाती है वो प्रायः यह देखने के लिए की जाती है कि विभाग द्वारा विभागीय मैनुअल, शासनादेश, वित्तीय हस्तपुस्तिका, योजनाओं के दिशा निर्देश एवं समय समय पर जारी किए जाने वाले विभागीय आदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। अगर इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो इन कमियों के रूप को भाग 2A, भाग 2ब एवं नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी के रूप में लेखा परीक्षा आपत्ति के रूप में दर्ज करते हैं। इनका निस्तारण करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित है। भाग 2A प्रस्तर जो बहुत ही गंभीर प्रकृति की लेखा प्रस्तर होते हैं, उनका निस्तारण कार्यालयाध्यक्ष द्वारा बनाया जाता है और उसको उच्चतर अधिकारी को अग्रसारित किया जाता है। उच्चतर अधिकारी यदि उनके जवाब और साक्ष्य से संतुष्ट होता है तब वह सचिव के माध्यम विभागीय सचिव के माध्यम से कार्यालय प्रधान महालेखाकार को अग्रसारित करता है ताकि प्रस्तर का निस्तारण किया जा सके। भाग 2ब जो प्रस्तर होते हैं उसका जो उत्तर है वो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा तैयार किया जाता है और साक्ष्य सहित उच्चतर अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है और उच्चतर अधिकारी उनके जवाब और साक्ष्य से संतुष्ट होने पर ही कार्यालय प्रधान महालेखाकार को प्रस्तर के निस्तारण हेतु अग्रसारित करता है। जो नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी होती है वो पटल सहायक द्वारा तैयार किया जाता है तथा कार्यालयाध्यक्ष संतुष्ट होने पर वो सीधे उप महालेखाकार कार्यालय को वह प्रेषित कर देता है। इस प्रकार प्रस्तरों का निस्तारण किया जाता है। उच्चतर अधिकारी के मामले में ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत का जो उच्च अधिकारी है वो जिला पंचायत राज अधिकारी होता है, जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी का जो उच्चतर अधिकारी है वो निदेशक पंचायती राज होता है। निदेशक पंचायती राज का उच्चतर अधिकारी सचिव पंचायती राज होता है। अब जो प्रस्तरों को निस्तारण हेतु महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाता है उसमें निम्न बिंदुओं का ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रस्तर में जिस बिंदु पर आपत्ति की गई है केवल उसी का जवाब दिया गया है, यह सुनिश्चित करना होता है। उत्तर के समर्थन में समुचित एवं पूर्ण साक्ष्य संलग्न किया गया है। साथ ही प्रस्तर में जितने बिंदु हैं उन्हीं सभी बिंदुओं का उत्तर जो है दिया गया है। उत्तर यदि आंशिक दिया गया है या साक्ष्य आंशिक रूप से संलग्न किया गया है तो उसके उत्तर पर एवं निस्तारण पर विचार नहीं किया जाता है। साथ ही अंत में प्रस्तरों को प्रेषित करते समय यह भी ध्यान रखना होता है कि उत्तर सक्षम अधिकारियों के माध्यम से संस्तुति की गई है। लेखा परीक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम यह देख सकें कि योजनाओं के अंतर्गत जारी गई निधियों का उनके दिशा निर्देशों के अनुसार व्यय किया जा रहा है। लेखा परीक्षा आपत्ति क्यों होती है? इसका मुख्य कारण यह होता है कि जो पटल सहायक हैं और कार्यालयाध्यक्ष हैं और विभागाध्यक्ष हैं, इनके कमज़ोर आंतरिक नियंत्रण के कारण ही त्रुटियां होती हैं और उनको प्रस्तर के रूप में लिखा जाता है। नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी यह प्रक्रियात्मक त्रुटियां होती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे ब्याज की गणना गलत करना, लॉगबुक में गलत प्रविष्टि, स्टॉक बुक का रखरखाव ठीक न करना, बिलों का समय पर भुगतान न करना आदि। भाग 2ब जिसमें वित्तीय अनियमितता, शासनादेशों, दिशा निर्देशों का पालन न किए जाना आदि के कारण होती है। इसमें धनराशि सम्मिलित होती है और यह कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर गलत त्रुटियाँ होती हैं, जैसे संबंधित योजनाओं अधिप्राप्ति का और अधिप्राप्ति नियमावली का पालन न किया जाना। भाग 2 जैसा कि मैंने पहले बताया, यह गंभीर प्रकृति की अनियमितता और त्रुटि होती है जिसका विभाग पर कोई प्रभाव पड़ता है और इसकी रिपोर्टिंग विभाग के सचिव एवं वित्त सचिव को की जाती है।
जिसे बाद में पीएससी तक ले जाया जा सकता है, जैसे निम्न गुणवत्ता के कारण पुल या भवन का गिर जाना। लेखा परीक्षा आपत्ति न्यूनतम करने के उपाय: लेखाओं का रखरखाव निर्धारित प्रारूप में किया जाना, रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेखों का रखरखाव किया जाना, परिसंपत्ति पंजिका का रखरखाव किया जाना, योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उनके दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना, अधिप्राप्ति नियमावली एवं बजट मैनुअल के दिशा निर्देशों का पालन करना, निजी स्रोतों से आय बढ़ाने का उपाय करना, लेखा परीक्षा आपत्तियों का निराकरण करना एवं लेखा परीक्षा से जो लाभ होता है वह यह होता है कि जो हमारे विभाग का जो लेखा होता है वो त्रुटि रहित होता है, पारदर्शी होता है, योजनाओं को उसके दिशा निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयन से लाभार्थियों को अधिकतम लाभ पहुंचता है एवं सही सूचना और त्रुटिपूर्ण रहित लेखाओं के विवरण से शासन को सही समय पर सही निर्णय लेने में आसानी होती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आनंद स्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ और वर्तमान में मैं उत्तराखंड राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत संचालित होने वाली सोशल ऑडिट का मैं उस विभाग का डायरेक्टर हूँ। महात्मा सोशल ऑडिट के बारे में बताना चाहूँगा। मनरेगा एक्ट के 2005 के पैरा 17 के सेक्शन 1 में 1 से 3 में सोशल ऑडिट की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज एक्ट 2016 की धारा 45 में भी ग्राम पंचायत सदस्यों के ग्राम पंचायत के समस्त कार्यों की सोशल ऑडिट कराए जाने की व्यवस्था की गई है। सोशल ऑडिट का मतलब क्या है? सोशल ऑडिट स्वयं ग्रामीणों द्वारा किसी विशेष योजना अथवा कार्यक्रम से संबंधित लेखों, दस्तावेजों और उसके भौतिक सत्यापन की गुणवत्ता, उपयोगिता इत्यादि की जांच करना होता है, जिसमें विभाग के द्वारा नामित कार्मिकों के अतिरिक्त ग्राम के लोग भी शामिल होते हैं, उस संबंधित लाभार्थी भी उसमें शामिल होते हैं और वो लोग उस योजना की जो निर्मित की गई है, जो कार्य हुआ है इस योजना के अंतर्गत, उसकी गुणवत्ता, उपयोगिता और उसका संचालन के संबंध में जांच करते हैं सोशल ऑडिट के माध्यम से। सोशल ऑडिट के अंतर्गत एक ऐसा वातावरण तैयार करना कि समाज का हर वर्ग अपनी बात उस मंच पर रख सके। सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2016 में उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता अभिकरण का गठन किया गया, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। इस अभिकरण में कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तराखंड शासन के अधीन ये स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित है। इसके जो मूल सिद्धांत हैं, ये जन सहभागिता पर आधारित है और पारदर्शिता तथा जवाबदेही इसके मूल मंत्र हैं। अब तक हमने जो है प्रदेश में वर्षवार ऑडिट की है। ये पहला ऑडिट हमारा 2017-18 में किया गया था। वर्ष 2017-18 में हमने ये कार्य प्रारंभ किया था और उस वर्ष 131 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट किया गया था। वर्ष 2018-19 में 610 ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट हुआ, जबकि 19-20 में 2346 ग्राम पंचायतों का हमने सोशल ऑडिट कर लिया है। वर्तमान में चूँकि कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण ग्राम सभा की बैठकें आयोजित नहीं हो पा रही हैं, इसलिए जो नियमित रूप से सोशल ऑडिट होता है उसे हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। उसके स्थान पर जो चालू कार्य हैं इस समय वर्ष 2021 में उनका हम लोग समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कर रहे हैं, कंकरेंट ऑडिट कर रहे हैं और अब तक हमने लगभग 1000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों का सोशल ऑडिट कर लिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस योजना मनरेगा के अतिरिक्त जिन योजनाओं में हमने सोशल ऑडिट किया है उनके बारे में वो विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सोशल ऑडिट के उद्देश्य इस संबंध में अभी निदेशक महोदय द्वारा आपको
को अवगत कराया गया। मैं सोशल ऑडिट की प्रोसेस के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि मनरेगा सोशल ऑडिट मूल सिद्धांत पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सहभागिता के दृष्टि से सोशल ऑडिट यूनिट का गठन किया गया था। सोशल ऑडिट जो है किसी भी योजना का 3 अलग अलग चरणों में विभक्त किया गया है, जिसके लिए जो प्रक्रिया हम लोगों द्वारा या सोशल ऑडिट अभिकरण द्वारा अपनाई जाती है उसमें 3 दिन भौगोलिक परिस्थिति, ग्राम पंचायत की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ पर उपलब्ध कार्यों एवं योजनाओं की संख्या के आधार पर टीम सदस्यों का निर्धारण एवं दिनों का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत में जो 3 से 4 सदस्यीय टीम सोशल ऑडिट हेतु भेजी जाती है, जिसमें से एसएचजी महिलाएं होती हैं, ग्रामीण होते हैं, अन्य व्यक्ति होते हैं, जिन्हें इस सोशल ऑडिट प्रक्रिया के प्रथम 3 दिवस में, जो 5 दिवसीय हमारा सोशल ऑडिट प्रक्रिया किसी ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित है, उसमें 3 दिवस सिर्फ घर घर सभी मजदूरों के घर घर जाकर उनका सत्यापन, उनके जॉब कार्ड, उन कार्यों का सत्यापन करना। चौथा दिवस रखा गया है, उसमें ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी जो सोशल ऑडिट टीम अपने फाइंडिंग्स पाती है, जो बिंदु पाए जाते हैं, जो कमियां योजनाओं में पाई जाती हैं, उनके संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत के नागरिकों, ग्राम प्रधान की उपस्थिति में एवं एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक की उपस्थिति में उन्हें अवगत कराया जाता है, जिसे संबंधित ग्राम सभा की बैठक में नियुक्त पर्यवेक्षक एवं ग्राम सभा के अध्यक्ष द्वारा ग्राम विकासखंड जन सुनवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत जिस एक समय में पूरे ब्लॉक में जिन पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है, उसी अवधि उन्हीं समस्त पंचायतों का विकासखंड जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें 4 सदस्यीय एक जूरी का गठन किया जाता है, जिसमें 3 सदस्य संबंधित जिला अधिकारी महोदय द्वारा नामित किए जाते हैं, जिसमें एक तकनीकी क्षेत्र के होते हैं, एक शिक्षा क्षेत्र के, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक सदस्य उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण अभिकरण की ओर से शामिल होते हैं। मुख्य विकास अधिकारी भारत सरकार एवं शासन प्रशासकीय विभाग जो होता है, ग्राम विकास विभाग, संबंधित विभागों को प्रेषित की जाती है, जिसका नियमित अनुश्रवण सोशल ऑडिट यूनिट के द्वारा किया जाता है। मनरेगा सोशल ऑडिट में पाई गई कमियों का MIS में अंकन किया जाता है। MIS में अंकन करने के बाद संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को उन बिंदुओं को प्रेषित किया जाता है। संबंधित कार्यक्रम अधिकारी उन बिंदुओं को MIS के माध्यम से भी निस्तारित कर वापस सोशल ऑडिट यूनिट को भेजे जाते हैं, जिसके संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त होने या नियमानुसार कार्रवाई होने के उपरांत सोशल ऑडिट अभिकरण द्वारा उन बिंदुओं को क्लोज कर दिया जाता है, निस्तारित किया जाता है। इसी प्रक्रिया में मैं आगे बढ़ते हुए सोशल ऑडिट अभिकरण द्वारा वर्तमान में जो जिन योजनाओं का सोशल ऑडिट किया जा रहा है, उनमें अन्य योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। सोशल ऑडिट अभिकरण द्वारा राज्य के 3 जनपदों के 9 ब्लॉकों की 16 PHCs, CHCs एवं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सोशल ऑडिट किया गया है, जिनमें प्राप्त कमियों को संबंधित विभाग को निस्तारण हेतु प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजना जो बच्चों के लिए संचालित की जाती है, मध्याह्न भोजन योजना, इस योजना के अंतर्गत वर्तमान तक आज वर्ष 2017 से 18 तक 4 जनपदों के 7 विकासखंडों के 234 इंटर कॉलेजों, प्राइमरी विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, इन सभी स्कूलों में 234 विद्यालयों का सोशल ऑडिट संपन्न किया गया है। इस सोशल ऑडिट के दौरान पाई गई कमियों को संबंधित विभाग को अग्रसारित किया गया है कार्रवाई हेतु। अनुपालन हेतु नियमित रूप से सोशल ऑडिट अभिकरण द्वारा संबंधित विभागों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को भी हमारे द्वारा वर्ष 2019 से 20 से सोशल ऑडिट किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 4 जनपदों के 9 विकासखंडों की 9 नगर निकायों में 376 आवासों का हमारे द्वारा सोशल ऑडिट किया गया है। वर्तमान में निदेशक महोदय के प्रयासों से संस्कृति विभाग एवं खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग की सोशल ऑडिट की प्रक्रिया प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त यह मैं आप लोगों को समस्त जनप्रतिनिधियों को यह आश्वासन देता हूं, यह अनुरोध करता हूं कि आपके ग्राम पंचायतों या आपके क्षेत्र में संचालित समस्त योजनाओं का सोशल ऑडिट अवश्य करवाएं। सोशल ऑडिट किसी को
आक्षेप करने या किसी की कमियां दर्शाने के लिए नहीं, अपितु उन कमियों में सुधार किए जाने की दृष्टि से प्रयास करता है। सोशल ऑडिट में पाई गई कई गंभीर कमियों में नियमानुसार संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध मैं आप सभी से करना चाहता हूं कि सोशल ऑडिट वर्तमान में कतिपय जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं यह डिमांड की जा रही है कि उनके क्षेत्र विशेष में या क्षेत्रों में की गई योजनाओं के सोशल ऑडिट किए जाएं। तो सोशल ऑडिट किसी इस पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सहभागिता, आपसी सामंजस्य से गांव के विकास के लिए किस योजना और किस कार्य की आवश्यकता है, इस संबंध में हम लोगों का प्रयास है। और सोशल ऑडिट का गठन भारत सरकार द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ राज्य के प्रत्येक नागरिक एवं राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के अनुश्रवण के लिए सोशल ऑडिट की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रजत मेहरा, ऑडिट ऑफिसर विद ऑडिट प्रकोष्ठ। आज आप लोगों को पंचायत में ऑडिट ऑनलाइन लेखा परीक्षा के बारे में कुछ बताने के लिए आया हूँ। सर्वप्रथम मैं बात करूँगा ऑडिट ऑनलाइन से पहले लेखा परीक्षा के बारे में। लेखा परीक्षा अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से सबसे प्राचीनतम चीज़ों में है। सबसे पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि लेखा परीक्षा है क्या। हम लोग लेखा परीक्षा करने जब आते हैं, ऑडिट करने आते हैं आप लोगों का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपकी गलतियां ढूंढने आ रहे हैं। हम ये देखने आ रहे हैं कि अगर कहीं गलतियां हो रही हैं, उनमें सुधार कैसे हो, उसमें प्रभावी नियंत्रण कैसे हो। इसके लिए ऑडिट का बेसिक महत्व ये है। ऑडिट का मतलब गलतियां जानना बिल्कुल नहीं है, जो बेसिक एक भ्रम फैला हुआ है लोगों के बीच में कि ऑडिट हमें गलतियां बताने के लिए आता है, हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑडिट के दो मुख्य मकसद होते हैं, दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो आपके यहाँ जो कार्य चल रहा है वो कार्य सही रूप से चल रहा है, उसमें जो भी नियम हैं, कानून हैं, जो भी राज्य सरकार ने आपको शक्तियाँ दी हैं, उसका सही रूप से आप प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, आपको यह खुद मदद भी करेगा कि आपके नीचे जो लोग कार्य कर रहे हैं वो सही रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो सही रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप उनको सही रूप से कार्य करने के बारे में बता सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जो हमारा मेन आज का बात है वो है ऑडिट ऑनलाइन। जो भारत सरकार ने एक ऑनलाइन सिस्टम पंचायती राज के लिए इस वर्ष से शुरू किया है। 15वें वित्त आयोग के लिए ने संस्तुति की है कि जो भी पंचायतें हैं उनके जो भी लेखे बन रहे हैं वो ऑनलाइन रूप से बने, सतत रूप से बने और वार्षिक रूप से उनकी लेखा परीक्षा हो। अब मैं आपको प्रक्रिया बताने वाला हूँ ऑडिट ऑनलाइन की कैसे होगी, किस प्रकार से होगी। जब भी कोई भी मेरा लेखा परीक्षक ऑडिट करने पंचायतों में आएगा तो वो आपको ऑनलाइन माध्यम से एक लेटर भेजेगा। आप कह दें, एक आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि हम लेखा परीक्षा करने आ रहे हैं, हम इस तारीख से आएंगे, हमारी ये पार्टी होगी, ये सदस्य होंगे। एक पूरी डिटेल आपके पास आएगी। यही डिटेल आपके जो ग्राम के सचिव हैं या आप कह लें ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं, उनके पास भी जाएगी ये सूचना। वो सूचना जब आपके पास जाएगी तो आप लोग भी उस सूचना के अनुसार आप अपने जो लेखे हैं उनको तैयार कर सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं। ऑडिटर्स जब आएंगे सबसे पहले वो आकर आपके यहाँ सबसे पहले आप लोगों से, आपके ग्राम सचिवों से मिलेंगे, जिससे वो सारी सिचुएशन को, सारी परिस्थितियों को आसानी से समझ सकें। इसको हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं एंट्री कॉन्फ्रेंस से, कि हम आपसे और आपके लोगों से हम एक
रिलेशन बना पाएँ, समझ पाएँ आपसे चीज़ें कि आपके यहाँ क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। उसके बाद हम मेरे ऑडिटर्स ऑडिट शुरू करेंगे, लेखा परीक्षक ऑडिट शुरू करेंगे और आपको सबसे पहले हम जो कहते हैं हाफ मेमो मार्जिन, यानी ऐसी आपत्तियां या ऐसी सूचनाएं आपसे मांगेंगे जो उन्हें ज़रूरत है। हाफ मेमो मार्जिन किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, वो सूचना भी हो सकती है या आपसे किसी प्रकार की आपके किसी परियोजना पे, आपके किसी योजना पे किसी प्रकार के सवाल होंगे जिसका अगर आप उत्तर दे देंगे वहीं पे उस चीज़ का समाधान हो जाएगा और वो आपत्ति का रूप नहीं लेगी। यानी आपको सबसे पहला चीज़ जो समझनी है, जब ऑडिटर आ रहा है और आपको हाफ मेमो मार्जिन दे रहा है तो आपको उससे कहीं भी आपको किसी प्रकार से घबराना नहीं है। आपको बहुत जो भी उसका उत्तर है ऑनलाइन रूप से आप उसका उत्तर दीजिए। अगर सूचना है किसी प्रकार के, उन्होंने कोई लेखे मांगे हैं, आपसे बैंक की पासबुक मांगी है, आप उनको वो प्रदान कर दीजिए। ये किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। एक बार यह हो जाएगा और लेखा परीक्षक उसको देख लेगा, सारे नियमों को समझ लेगा, कहीं आपसे नियमों का पालन नहीं हुआ है, उन नियमों के पालन के बारे में वो आपको फिर लिखकर बताएगा कि आपसे इन नियमों का पालन नहीं हुआ है। नियमों का पालन अगर नहीं हुआ है तो वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ऐसा अनुपालन जिनका अनुपालन उसी समय करके उनको ठीक किया जा सकता है, और ऐसे जिनको भविष्य के लिए आपको ध्यान रखना है। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अगर ऐसे अनुपालन है जो आप उसी समय सही कर सकते हैं, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत में अगर किसी की सेवा पुस्तिका पूर्ण नहीं है, इस प्रकार की आपत्तियां आप उसी समय ठीक करके उसी समय इन आपत्तियों को सही करवा सकते हैं। कभी कभार आप लोगों से अधिप्राप्ति में गलतियां हो जाती हैं, नियमों का आपको पूर्णतः ना पालन होने के कारण। ऐसी आपत्तियों के से आपको पता लगा कि आपसे क्या त्रुटियां हो रही हैं, उन त्रुटियों को आप दूर करने के लिए भविष्य में सुधार कर सकते हैं। यानी सिर्फ लेखा परीक्षा में वह आपत्ति सबसे चिंताजनक होती है जहां आपने कहीं पे गबन हो रखा हो या किस प्रकार की कोई परिस्थिति बनी हो। नहीं तो हर आपत्ति का कहीं ना कहीं उस समय या भविष्य में कहीं ना कहीं एक उत्तर होता है। इसलिए लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के साथ आपको उसके क्या उत्तर देने हैं, कैसे देने हैं, इसके बारे में आपको अपने ग्राम सचिवों, जो आपके और लोग हैं, उनसे बात करके उन पर आपको निर्णय लेना होगा। उसके बाद आप हमें वो उत्तर दे सकते हैं, और अगर आपके वो उत्तर सही पाए गए या आपने उन चीज़ों का परिपालन कर लिया है तो आपको वो आपत्तियां भी आपकी निराकृत हो जाएंगी, निराकरण हो जाएगा और आपको वो भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट से हट जाएंगे। मैंने आपको एक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया बता दी है, पर लेखा परीक्षा की प्रक्रिया से पहले आपको यह जानना ज़रूरी है जो लेखा परीक्षा को चाहिए होगा उसका मूल शब्द है लेखा। यानी आपके पास उस पंचायत के लेखा उस वर्ष के तैयार हों, तभी लेखा परीक्षा दल लेखा परीक्षा कर पाएगा। अब आपके ये लेखे तैयार कैसे होते हैं, इसके लिए भारत सरकार ने प्रियसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जो पंचायती राज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यानी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके जो ग्राम में आपके ग्राम सचिव हैं, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं, वो इन अकाउंट्स को मासिक रूप से इन अकाउंट्स को तैयार करेंगे। इसको हम अगर कहें तो भारत सरकार ने CAG के द्वारा 8 सरलीकृत लेखा प्रारूप बनाए हैं, जिनमें मैं आपसे सिर्फ 3 प्रारूपों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि अगर यह प्रारूप अगर आप बना लें तो आपके लेखे तैयार हो जाएंगे। आपको क्या पंचायत में किस प्रकार से व्यय हो रहा है, कहाँ से धनराशि आ रही है, उसकी आपको पूरा ज्ञान रहेगा, जो आपको एक पूरा इफ़ेक्टिव कंट्रोल उस पंचायत को और आपको लोगों को जवाब देने के लिए आसानी देगा। सबसे पहला जो प्रारूप बनता है वो है आपका रोकड़ बही या कैश बुक। ये कैश बुक आपकी मासिक रूप से बनती है और साल के आखिर में इसको लेखाबंदी करके 31 मार्च तक बंद किया जाता है। उसके अलावा आपका हर माह सरलीकृत प्रारूप बनता है जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें आपका पूरे माह का व्यय और धनराशि जो आपकी आई है या आपकी जो धनराशि प्राप्त हुई है आपको, उसका पूरा एक सरलीकृत
स्टेटमेंट बनेगा, एक प्रारूप बनेगा, जिससे आपको पूरे माह का व्यय के बारे में चलेगा, जो 12 माह का टोटल करके आपको एक वार्षिक आय व्यय की स्थिति आपको बताएगा। इसके अलावा आपके लिए जो ज़रूरी है वो है हर माह बैंक समाधान, ट्रेजरी के साथ समाधान, ये सारे तैयार करना है। इनको हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ट्रेजरी के साथ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वगैरह कहते हैं। अब इन 8 प्रारूप में अगर आपके ये 3 प्रारूप भी अगर अच्छी रूप से तैयार हो जाते हैं तो आपके लिए आपके लेखों को समझना, व्यय को समझना, आपकी प्राप्तियों को समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। और इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर अपना लेखा परीक्षा कर पाएगा। अगर ये तैयार लेखा परीक्षा में नहीं होंगे तो लेखा परीक्षा भी इस चीज़ को लेखा परीक्षा नहीं कर पाएगा, जो कि आपकी अनुदानों के लिए बाद में नुकसानदायक होगा। क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने ये कहा है कि हर वर्ष आपके जो भी 15वें वित्त आयोग के अनुदान हैं या अन्य अनुदान हैं, उनकी लेखा परीक्षा होना अनिवार्य है। और लेखा परीक्षा के अनिवार्य होने के लिए अनिवार्य है कि आपके लेखे तैयार हों। तो आपको अपने ग्राम सचिवों के साथ, ग्राम सेक्रेटरीज के साथ, आपके ब्लॉक में जो अकाउंटेंट्स हैं, ज़िला पंचायत में जो अकाउंटेंट्स हैं, उनके साथ आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। समय समय पर उनको बताना होगा कि इस चीज़ के वो अकाउंट्स तैयार रखें, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना करें और आप उनको एक गाइडिंग फोर्स की तरह काम करें, क्योंकि ये काम उनका है, उनको पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये काम पूरा नहीं होगा तो ये अनुदानों पर एक ऋणात्मक, एक नेगेटिव इफेक्ट दे देगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने जो भी लोग होंगे गवर्नमेंट में, ज़िला पंचायत में, चाहे ब्लॉक में, चाहे ग्राम पंचायत में, उन लोगों से माहवार इस चीज़ की सूचना ज़रूर लें कि वो लेखे किस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। आपको एक बार मैंने प्रिया सॉफ्ट के थ्रू किस तरह से लेखे तैयार होते हैं वो बता दिए। अब मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ किस प्रकार की आपत्तियाँ होती हैं, जिसके आपको ये पता रहे कि आपत्तियाँ किस प्रकार की होती हैं। और अब आप जब काम शुरू करें उससे पहले इन आपत्तियों से आप अवॉइड कर पाएँ, आप इन आपत्तियों को बचा पाएँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमें ग्राम पंचायतों में आपत्ति दिखती है वो दिखती है अधिप्राप्ति की। तो आपसे मेरा अनुरोध ये रहेगा कि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जो अधिप्राप्ति नियम हैं उनका आप कोशिश करें और उसका अक्षरशः पालन हो पाए। और होता क्या है कि बहुत ये आपत्तियाँ ऐसी होती हैं जो नियम वाली आपत्तियाँ होती हैं, जो अगर आप नियम पहले ही अनुपालन कर लेंगे तो ऐसी आपत्तियाँ लगेंगी ही नहीं। दूसरी जो आपकी आपत्ति आती है वो आती है आपके द्वारा जो बचत खातों में पैसे रखे जाते हैं उस पर ब्याज अर्जन की। अगर आपके बचत खाते हैं और उस पर ब्याज अर्जन हो रहा है तो आपको हर वर्ष के अंत में जो भी ब्याज अर्जित हुआ है, अगर वह ब्याज अर्जन आपको सरकार ने अलाउ कर रखा है या कह रखा है कि आप खर्च कर सकते तो आप खर्च करिए, नहीं तो उतना जो ब्याज अर्जन हुआ है आप राज्य सरकार के जो भी निधि है उसमें उसको जमा करा दें। यानी इसमें है कुछ नहीं, यानी आपने 31 मार्च को देखा कि आपके इतना ब्याज अर्जन हो चुका है किसी बैंक खाते में जो आपको राज्य सरकार को वापस लौटाना, आप लौटा दीजिए, इसमें कोई गलती भी नहीं है। लेखा परीक्षा ऑडिट करेगा, आकर ऑडिट करेगा, आपको बताएगा, आप तब भी जमा करेंगे। तो इस आपत्ति को आप बहुत आसानी से अपने अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसी प्रकार से आपके यहाँ अगर मैं आपत्ति देखूँ, आपके यहाँ जो राजस्व होता है वो कई बार खनन से होता है, उनके आपके अमाउंट्स जमा नहीं होते, वो आ जाते हैं बैंक में जमा नहीं हो पाते। इस तरह की आपत्तियाँ बहुत छोटी छोटी आपत्तियाँ होती हैं। इन आपत्तियों का आप अगर ख्याल रखें, ध्यान रखें तो आपके द्वारा इन आपत्तियों को पहले ही से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आयकर की, वैट की, राज्य कर की जो आपके डिडक्शंस होते हैं या जो कटौतियाँ होनी चाहिए वो सही रूप से नहीं होती या कम हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप अपना जो भी आपके साथ लेखा की टीम लगे उनके साथ इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप
चेकों में साइन करें तो आपको पता होना चाहिए किस प्रोजेक्ट का पैसा है, कैसे आया है, कहाँ जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा दिया जा रहा है, जिससे आपको सारी चीज़ों का नॉलेज हो। अब तक मैंने आपको लेखा परीक्षा के बारे में बताया, जो एक वित्तीय लेखा परीक्षा थी। भारत सरकार द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा शुरू करी गई, जहां आपके गांव के लोग, आपके जो गांव के लोग हैं वो चीज़ों को सर्टिफाई करते हैं, बताते हैं सामाजिक अंकेक्षणों को, लेखा परीक्षकों को कि कार्य क्या हुआ, कैसे हुआ, कार्य हुआ भी या नहीं हुआ। तो इसका महत्व ज़्यादा है कि जब सामाजिक लेखा परीक्षा हो तो आपके ग्राम के लोग बैठें, बताएं क्या कार्य हुआ है, किस प्रकार से कार्य हुआ है, कहीं कार्यों में कुछ कमी रह गई है तो किसके द्वारा वो कमी रह गई है, ये सारी चीज़ें बताएं। आज की डेट में वित्तीय लेखा परीक्षा तो एक तरह का बेसिक आपके किए गए कार्यों का समीक्षा है। जो सामाजिक लेखा परीक्षा है वो आपके ऐसे कार्यों की समीक्षा है जहाँ आपसे लोगों से खुद पूछा जा रहा है किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। यानी जब आपको अपने कार्य करने हैं, लोगों द्वारा कार्य कराने हैं, तो वो कार्य एक्चुअल में फील्ड लेवल पे लोगों के पास पहुंचने चाहिए। तभी वो जब सामाजिक लेखा परीक्षा होगी तभी वो बताएंगे कि ये कार्य सही रूप से हुए हैं, अच्छे रूप से हुए हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी रूप से है, इनकी गुणवत्ता सही रूप से है, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। इसलिए सामाजिक लेखा परीक्षा का भी आपको उतना ही महत्व, उतना ही ध्यान रखना है जितना आपको वित्तीय लेखा परीक्षा का, क्योंकि आपकी जितनी जवाबदेही वित्तीय लेखा परीक्षा से होगी उससे ज़्यादा जवाबदेही आपकी सामाजिक लेखा परीक्षा से होगी, सामाजिक अंकेक्षण से होगी, क्योंकि इसमें जनता द्वारा खुद बताया जाएगा कि क्या हुआ। यहाँ किताब लेखे या रोकड़ बही नहीं बताएगा आपने क्या कार्य करें। यहाँ जो आपके गांव के लोग हैं, गांव में प्रतिनिधि हैं, वो बताएंगे। इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब कार्य हों तो कार्य सही रूप से हों, गुणवत्ता रूप से हों। आप लोगों को मैंने ऑडिट ऑनलाइन लेखा परीक्षा की किस प्रकार से होती है और लेखा परीक्षा में किस प्रकार की आपत्तियां आती हैं और सामाजिक लेखा परीक्षा क्या है वो बताया। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।